कैसे हैं आप लोग और स्टडी कैसी चल रही है? तो आप लोगों को डर लग रहा था ना ईवीएस के सिलेबस का। फ्रेंड्स, हम लोगों ने ईवीएस के 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल जो हमारे सिलेबस में गिवन है पॉइंट टू पॉइंट 5 टॉपिक्स गिवन है, जिसके अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक बेसिक ऑफ इकोलॉजी, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देन उसके बाद हमने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड देन उसके बाद कल ही हमने किया था रेन हार्वेस्टिंग। और जो हमारा लास्ट टॉपिक दे रखा है वो क्या दे रखा है? डिफोरेस्टेशन, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। एक अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। इन सब से आपका जो ईवीएस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपसे बोलती हूँ कि अभी ना हम क्या करेंगे, पहले ना सिलेबस कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लोगों के कुछ 1-2 क्वेश्चन बचते होंगे तो वो भी वहाँ से कवर हो जाएंगे। वैसे अगर जैसे केवीएस वगैरह ने बिल्कुल डिटो सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम दिया है तो आपके सारे पॉइंट्स यहीं से ऐड हो जाएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखने से पहले देखिए, उसको देखने के बाद ही लाइक कीजिएगा। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। डिफोरेस्टेशन क्या होता है? डिफोरेस्टेशन नाम से ही क्लियर है फ्रेंड्स कि फॉरेस्ट का क्या हो रहा है? डिफोरेस्टेशन। ठीक है, उसके इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, उसके प्रभाव और उसको हम किस तरह से उनको कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, डिफोरेस्टेशन वनोन्मूलन, हिंदी में क्या बोलते हैं? वनोन्मूलन, यानी वनों का कटाव। वनों का क्या किया जा रहा है? कटाव किया जा रहा है। द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट ओवर ए वाइड एरिया इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। अगर हम 1-2 पेड़ काटते हैं तो उसको डिफोरेस्टेशन नहीं बोलते हैं, लेकिन एक लंबे पैमाने पर, एक बड़े पैमाने पर वनों की कटाई कर देते हैं, वनों को साफ कर देते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? डिफोरेस्टेशन बोला जाता है। फ्रेंड्स, जब वन क्या होंगे? कम हो जाएंगे। तो इसी तरह से अब हम इनको काटते रहे तो एक दिन क्या हो जाएंगे? ये खत्म ही हो जाएंगे। तो ये क्या है? एक गंभीर पर्यावरणीय चिंता है। जो हमारा पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उसके लिए बेकार है। ओके, नीड ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की हमें ज़रूरत क्यों है? ठीक है ना। अब मैंने बताया कि फॉरेस्ट को काटना, तो इसके अंदर हमारे क्या क्या पॉइंट बन जाते हैं कि हमें फॉरेस्ट की ज़रूरत क्यों है। तो ये मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या बन जाता है? ऑक्सीजन देते हैं। जो भाई पेड़ हैं वो क्या करते हैं भाई? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो अपना भोजन खुद बनाते हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं लेकिन ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं, और वो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीने के लिए। ओके, वन ग्रीन हाउस गैसों जैसे CO2 को अवशोषित करके और कार्बन भंडार गृह के रूप में कार्य करके जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करते हैं। जो वन क्या करते हैं? CO2 को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और O2 को छोड़ते हैं। तो CO2 हमारे लिए हानिकारक है, उसको पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो फायदे का काम हो गया। साथ में ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं, तो ये भी हमारे फायदे का काम हो गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आया है? ग्रीन हाउस गैसें। तो इस वीडियो को ना आपको कंप्लीट देखना है। वैसे हमारे सिलेबस में गिवन नहीं है कि ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं, लेकिन वो टॉपिक इससे मुझे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम इस वीडियो के एंड तक ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या होता है, ग्रीन हाउस कैसे होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, साथ में हम ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े हुए इश्यूज़ को भी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फ्रेंड्स ये क्या करते हैं? भोजन देते हैं। भाई पेड़ पौधे क्या करते हैं? फल फ्रूट देते हैं, सब्जियां देते हैं, तो इससे क्या चलता है? हमारा भोजन का काम चलता है। औषधि के स्रोत है। अब नीम है, नीम की क्या बनाई जाती है? मेडिसिन्स में यूज होता है। तुलसी मेडिसिन्स में यूज होती है। ऐसे बहुत से पौधे हैं, ये तो मैंने आपको जनरल बताए हैं जिसको हम मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। तो फॉरेस्ट की हमें आवश्यकता हो गई। अब ये हमारे पास पॉइंट आता है, कल हमने क्या पढ़ा था? वाटर साइकिल पढ़ा था कि जो जल का चक्कर है, जो वाटर साइकिल है, उसके अंदर भी पेड़ पौधे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कल मैंने आप लोगों को वाटर साइकिल बताया था ना। आप लोगों ने अगर कल की वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा कि वाटर साइकिल में जो पानी है वो क्या करता है फ्रेंड्स, कि रेन आने के बाद धरती पे आता है, धरातल पर आता है, लेकिन फिर इसको वापस से ये इवापोरेशन के थ्रू वापस से इसके क्या बन जाते हैं? कंडेंस होकर, संघनित होकर क्लाउड्स बन जाते हैं। तो इसमें भी जो पेड़ पौधे हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, अगर वन नहीं होंगे तो क्या आएगी? बाढ़ ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये बाढ़ के पानी को सोख लेते हैं। वन क्या करते हैं? अब जहाँ पर पेड़ पौधे होंगे तो वो क्या करेंगे? पानी को सोख लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो बाढ़ कम आएगी। मिट्टी कटाव कम होगा, ये भी देखो इसी से रिलेटेड है। अब जो पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं? जो मिट्टी होती है उसको अपने साथ बांध करके रखती है। तो अपने साथ बांध करके रखती है उसकी जो जड़ें होती हैं, तो इससे मिट्टी का कटाव क्या होता है?
कम होता है। ओके, कागज, लकड़ी, कच्चे माल के स्रोत। अब बहुत से पेड़ पौधे हैं जिससे क्या मिलती है, हमें लकड़ी मिलती है। उस लकड़ी का यूज हम एक तो फ्यूल के रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में, और एक उस लकड़ी का यूज हम किसके लिए करते हैं भाई, कि फर्नीचर वगैरह में करते हैं। ओके, डोर बनाने हो गए, सोफ़ा बनाना है, बेड बनाना है, तो इन सब में किसका यूज करते हैं, लकड़ी का यूज करते हैं। वो कहाँ से मिलती है, हमें पेड़ पौधों से मिलती है। तो जब पेड़ पौधे ही ख़त्म हो जाएंगे तो लकड़ी कहाँ से होगी, क्लियर। उसके बाद जो कागज़ है, कागज़ को बनाने के लिए लुगदी का प्रयोग किया जाता है। वो लुगदी कहाँ से आती है, पेड़ पौधों से आती है वो लुगदी भी, ठीक है। और भी काफ़ी कच्चे माल होते हैं, जैसे कि गोंद हो गया, गोंद मिलता है, लाख हो गया, ये सब कहाँ से मिलते हैं, पेड़ पौधों से मिलते हैं। साथ में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, जीडीपी का 1% वन, जो जीडीपी है हमारी, जो सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक है, जो ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट जो है, सकल घरेलू उत्पाद, उसके अंदर 1% कौन अपनी साझेदारी अदा कर रहा है, वन उसके अंदर 1% साझेदारी दे रहे हैं। 1.6 बिलियन नौकरियां वनों पर निर्भर है। वनों से क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, क्योंकि फ्रेंड्स जहाँ पे फॉरेस्ट है तो उनकी क्या की जाती है, देख रेख की जाती है, फॉरेस्ट गार्ड, ये सब नौकरियां निकलती रहती है ना काफ़ी। और लोगों को क्या देते हैं, रोजगार देते हैं। किसी को लकड़ी काटने का रोजगार, कोई वहाँ से गोंद लेकर आ रहा है, कोई जो फल वगैरह हैं उनको बेचकर अपनी आजीविका चला रहा है, तो ये नौकरी भी प्रदान करते हैं। वन आवास प्रदान करते हैं। अब देखिए वन आवास किस तरह से प्रदान करते हैं। अब जो क्या होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं तो वो कहाँ रहते हैं, वनों में रहते हैं। तो वन किसके लिए ज़रूरी है, जीव जंतुओं के आवास के लिए ज़रूरी है। तो ये सब हमने पॉइंट पढ़े, वन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, वनों का कटाव क्यों किया जा रहा है। भाई हम वनों को काट रहे हैं, लेकिन क्यों काट रहे हैं। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स कि जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है तो उसकी ज़रूरतें भी क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। तो उन बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या किया जा रहा है, बेचारे वनों को काटा जा रहा है। ओके, तो देखिए पॉइंट्स बाय पॉइंट्स। टू ऑब्टेन वुड फॉर यूजिंग एज ए फ्यूल, कि हमें क्या चाहिए भाई, फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए, तो इसलिए हम वन को काट दिया हमने। टू ऑब्टेन वुड टिम्बर, टिम्बर यानी हमें क्या बनाना है, फर्नीचर बनाना है, ठीक, तो वनों को काट दिया। फॉर मेकिंग पेपर, पेपर बनाने हैं तो वनों को काट दिया। अब हमें क्या चाहिए, पॉपुलेशन डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब पॉपुलेशन डे बाय डे, जनसंख्या डे बाय डे इंक्रीज हो रही है तो उसको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो खाना कहाँ से आएगा, जब हम क्या करेंगे, कृषि करेंगे, फार्मिंग करेंगे। वो कहाँ पे करेंगे, हमने जंगल को क्या कर दिया, जो पेड़ पौधे थे उनको क्या कर दिया, हमने साफ कर दिया। साफ करके वहाँ पर हम क्या करने लग गए, खेती करने लग गए। अब सिर्फ खाने से ही पॉपुलेशन का काम चल नहीं जाएगा, और उसको क्या चाहिए, मकान भी बनाएगा रहने के लिए, जीविका चलाने के लिए कारखाने भी लगाएगा, सड़क भी बनाएगा, बांध भी बनाएगा। तो इन सब चीज़ों करने के लिए जो बांध है उनको काटा जा रहा है, ठीक है। तो ये सब जो मैंने आपको कोज बताए हैं, ये कैसे कोज हैं, मैन मेड कोज हैं। ये मानव ये सब चीज़ें कर रहा है, जिससे कि जो पेड़ों का उन्मूलन है वो हो रहा है। फ्रेंड्स एक चीज़ और मेरे को अभी जब मैं पीडीएफ बना रही थी तब मेरे दिमाग में नहीं आया था, लेकिन अभी मेरे दिमाग में क्लिक की गई है कि जो चिपको आंदोलन है, ठीक है, आपको याद रखना है कि जो चिपको आंदोलन है वो कहाँ पर चलाया गया था, राजस्थान में चलाया गया था। किस वृक्ष को बचाने के लिए चलाया गया था, मेनली खेजड़ी वृक्ष को। किस वृक्ष को, खेजड़ी वृक्ष को। और अमृता बिश्नोई का नाम चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ये चीज़ें भी आप लोग याद रखिए। अभी मुझे अभी याद आया है तो मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। ओके, तो इसको आप लोग याद रखना। अब फ्रेंड्स हमने जो ये कोज पढ़े ये तो कैसे थे, मैन मेड कोज थे, जो कि मानव वनों की कटाई कर रहा है। लेकिन कुछ कोज कैसे होते हैं, नेचुरल, प्रकृति में अपने आप से होते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स सूखा पड़ गया, ठीक है, सूखा पड़ गया तो पूरे वन क्या हो गए, नष्ट हो गए। कभी कभी जंगलों में क्या लग जाती है, आग लग जाती है। जिस जंगलों में लगी हुई आग को क्या बोलते हैं, दावानल बोलते हैं। ओके, तो उससे भी क्या हो गए, जंगल पूरे नष्ट हो गए। फ्रेंड्स यहाँ तक समझ में आया। और आप फ्रेंड्स मैं आप लोगों से ना फालतू, जैसे कि अगर वीडियो में बातें करने लगूंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोगों का टाइम भी वेस्ट होगा। अब तो आप लोगों के पास 1 मंथ भी नहीं बचा हुआ है प्रिपरेशन का, तो इसलिए मैं सीधे आपसे पॉइंट टू पॉइंट ही बात करती हूँ और आप लोग साथ में इनके नोट्स बनाते हुए चलिए। और हाँ फ्रेंड्स एक बात और है,
आप लोग बोल रहे हो पीडीएफ पीडीएफ, यार इससे क्या दिक्कत आ रही है आपको? आप ना मैं आपको जो करवा रही हूँ इनको आप अपने हाथ से नोट क्यों नहीं कर लेते? अगर आप इनको नोट करोगे ना तो आपके ज़्यादा अच्छे नोट्स बनेंगे। मेरी पीडीएफ से आपका भला नहीं होगा। आप जब चीज़ों को सुन करके अपने नोट्स बनाओगे ना, और हो सकता है आपको मेरी भी बात बुरी भी लग जाए, लेकिन फ्रेंड्स ये कड़वी सच्चाई है, नोट से कभी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते। अगर आप हाथ से इनके नोट्स बनाओगे, वीडियो को 1-2 बार सुन लोगे और हाथ से नोट्स बन गए, एग्ज़ाम टाइम में फटाफट इनको रिवाइज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अगर फिर भी आप लोग चाहते हो कि पीडीएफ मैं आप लोगों को दूं, तो मैं यहाँ पर एक बात आपको क्लियर कर देती हूँ फ्रेंड्स, पीडीएफ जो होंगी वो पेड होंगी, आपको उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, और वो पेमेंट हम बिल्कुल मिनिमम रखेंगे। और हाँ, मैं आप लोगों अभी जो हमारा ईवीएस का सिलेबस है वो आज कंप्लीट हो जाएगा, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको पीडीएफ लेनी है तो आप अपनी तरफ से बता दीजिए। मैं नहीं बता रही कि मैं आपको कितने चार्ज करूँगी, आप अपनी तरफ से मिनिमम जो कम से कम आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो बता दीजिए कि आप हमसे इतना चार्ज ले लो। और हाँ फ्रेंड्स, अब आप लोग ये मत सोचना कि मैं आपसे चार्ज ले रही हूँ। चार्ज मैं किस लिए ले रही हूँ? क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रही हूँ और एक स्टूडेंट हूँ भी। जो फ्री में मिल जाता है ना उसकी वैल्यू नहीं होती। अगर मैं फ्री में आपको पीडीएफ दे दूँगी ना, मेरी गारंटी है आप 1 या 2 पीडीएफ देखने के बाद तीसरी पीडीएफ को देखोगे भी नहीं। क्यों नहीं देखोगे? कि यार ये तो फ्री में मिली है, इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी के लिए आप लोगों ने पेमेंट की है तो आप लोग उसको सोचोगे कि हाँ भाई हमने तो पेमेंट करके इसको लिया था और हमें समझ में भी आया था, तो हमें रिवीजन करना है। तो इस मैं पहले भी बोल रही हूँ आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी अगर आप लोग वर्किंग हैं, बच्चे छोटे हैं, तो ईवीएस का जो सिलेबस है वो आज कंप्लीट हो गया। अगर किसी को लेनी है तो आप लोग अपनी तरफ से ही बता दीजिए, बाकी मैं तो डिसाइड करूँगी ही, लेकिन आप लोग बता दीजिए कि आप लोग कितना चार्ज कर सकते हैं। आप लोग जो भी चार्ज करेंगे 100, 150, 200, जो भी आप लोग चार्ज करोगे उसी हिसाब से आपको ईवीएस की पीडीएफ मिल जाएगी। और ईवीएस का सिलेबस अब कंप्लीट हो गया है। साथ में हम लोग इसके अंदर एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन वो मैं करूँगी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, लेकिन करेंगे ज़रूर, ठीक है। 5 अप्रैल के बाद देखेंगे फ्रेंड्स जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है वो। तो आपको वो एमसीक्यू क्वेश्चन भी इसी के अंदर इंक्लूड मिलेंगे, उसका अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ओके, तो ये मैंने आप लोगों को छोड़ दिया है, आप लोग बता देना। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो 1 जो काटे जा रहे हैं उनके अब परिणाम क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स 1 क्या हो जाएंगे, एक दिन समाप्त हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। और जो हमारा भूमिगत जल है वो प्रभावित होगा। क्या होगा? भूमिगत जल प्रभावित होगा। फ्रेंड जो 1 थे, 1 क्या कर रहे थे, उनके अंदर रूट्स थी, तो वो रूट्स क्या कर रही थी, जो भूमिगत जल का जो लेवल है उसको इंक्रीज कर रही थी, उसको आपस में जोड़ करके रखती थी पानी को। तो भूमिगत जल भी क्या होगा? प्रभावित होगा। जो भूमिगत जल का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। मृदा अपरदन बढ़ जाएगा। जो पानी के कारण, बाढ़ के कारण, वर्षा के कारण जो क्या हो रहा था, भूमि का कटाव था, वो बढ़ जाएगा। क्योंकि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जो मिट्टी को जो एक तरह से इकट्ठा करके जोड़ करके जो रखने का काम था वो नहीं हो पाएगा। जैव विविधता प्रभावित होगी, जो बायोडाइवर्सिटी है वो प्रभावित होगी, क्योंकि वन खत्म हो जाएंगे तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली जो वन में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? वो भी मारे जाएंगे। तो इससे जो जैव विविधता है वो प्रभावित होगी। हमने फर्स्ट यूनिट में बेसिक ऑफ इकोलॉजी में देखा था ना कि जो फूड चेन, फूड वेब है वो किस तरह से काम कर पाएगी। फिर अब हमारे पास क्या है, मान लो चूहे तो है, लेकिन चूहे को खाने के लिए कोई नहीं है, सांप फिनिश हो गए, चूहे को खाने के लिए सांप नहीं है, तो क्या होगी? बायोडाइवर्सिटी प्रभावित होगी ना। ओके, और क्या होगा इसका सबसे मेजर इफेक्ट फ्रेंड? ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी। ग्लोबल वार्मिंग, अभी आपके पास क्या टॉपिक आया? ग्लोबल वार्मिंग। अब आप लोगों को नहीं पता ग्लोबल वार्मिंग क्या है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, वीडियो के एंड में हम ग्लोबल वार्मिंग को अच्छे से समझेंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। CO2 लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 को एज ए मतलब इनपुट लेते हैं ना, तो अब वो इनपुट ले ही नहीं रहे हैं, तो CO2 का लेवल भी इंक्रीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज होगी, जो प्रदूषण है, पोल्यूशन है, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जो हमारे ट्रीज हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो वाटर को प्योरीफाई करने का काम करते हैं। तो जब वाटर नहीं है तो प्योरीफाई कौन, जब पेड़ नहीं है तो प्योरीफाई कौन करेगा? प्रदूषण क्या होगा? इंक्रीज होगा। जलवायु परिवर्तन होगा, बायोडाइवर्सिटी प्रभावित हो रही है, बाढ़, सूखा आ रहा है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो जलवायु परिवर्तन होगा। तो ये सब क्या है, इसके साइड इफेक्ट होंगे। और क्या होगा फ्रेंड्स? वर्षा कम होगी, जो बारिश है वो क्या होगी?
कम होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पेड़ लगाएंगे तो वर्षा होगी, क्योंकि वर्षा कम होने का कारण क्या है कि जो आपका वाटर साइकिल है वो प्रभावित हो रहा है, तो इसलिए वर्षा कम होगी। वन्य जीवों का जीवन प्रभावित होगा, जो वन में रहने वाले जीव जंतु हैं उनका जीवन प्रभावित होगा। वनों की कटाई से अल्पकालिक आर्थिक लाभ के साथ साथ दीर्घकालिक उत्पादकता में कमी आती है, कि हमें अल्पकालिक आर्थिक लाभ तो मिल रहा है, हमने पेड़ों को काट दिया, लकड़ी बना ली, उससे दरवाजे बना लिए, फर्नीचर बना लिया, तो हमें अल्पकालिक छोटे समय के लिए क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर अभी उस पौधे को जो हमने काटा था वो एक पूरा बड़ा पेड़ था, उसको अगर आज हमने पौधा लगाया है तो वो बड़ा पेड़ कब बनेगा, उसको एक दीर्घकालिक टाइम चाहिए, एक लंबा समय चाहिए। ओके, और क्या होगा फ्रेंड्स कि कुछ रिपोर्टों के अनुसार, जो कुछ रिपोर्ट आई हैं उनसे क्या होगा कि वनों की कटाई अगर इसी तरह से चलती रही तो फ्रेंड्स 2050 तक जो वैश्विक जीडीपी है उसके अंदर 7% की गिरावट देखी जाएगी। जो जीडीपी मैंने आपको बताया अभी, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है उसके अंदर 7% की गिरावट हो जाएगी, यानी जो हमारी इकोनॉमी है उसको भी हार्म पहुँचाएगी वनों की कटाई। मानव स्वास्थ्य प्रभावित होगा। फ्रेंड्स, जो प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो मानव का जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होगा, बहुत ज़्यादा रोग फैलने लगेंगे। ठीक, तो ये सब चीज़ें हमने देख ली। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि वनों की कटाई को नियंत्रित कैसे करें, कंट्रोल मेजर्स क्या होने चाहिए, जो कि हमारे सिलेबस में गिवन है। वनों की कटाई को नियंत्रित करने के कुछ हमने कुछ कानून बनाने चाहिए। अवैध कटाई को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों व सख्त कानूनों का क्रियान्वयन होना चाहिए। जो अवैध कटाई कर रहे हैं, जहाँ पर पेड़ों को काटना आवश्यक नहीं है, जहाँ पर बैन है और वहाँ पर भी पेड़ों की कटाई की जा रही है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। सरकारी संरक्षण में वनों की संख्या में वृद्धि करना। सरकारी संरक्षण बोले तो नेशनल पार्क और जो हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनमें क्या करनी चाहिए, बढ़ोतरी करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बैन होता है तो वहाँ पर लोग नहीं काटते हैं। ओके, अब इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ हमारा एक टॉपिक और बच जाता है, नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य। फ्रेंड, हम इस टॉपिक को भी क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये भी हमारे लिए अब ज़रूरी थोड़ी ना है जो टॉपिक लिख के दिया है उसी से क्वेश्चन आएंगे। कुछ थोड़ा बहुत उसने इधर उधर सरका दिया तो हमारा तो काम चौपट हो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं करेंगे हम, ये टॉपिक भी हम देखेंगे। लेकिन पहले मैं वही सिलेबस कर रही हूँ जो कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट गिवन है। किसानों को पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों जैसे चक्रीय कृषि के लिए प्रोत्साहित करना। जो अब किसान हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, वो क्या करें फ्रेंड, चक्रीय कृषि करें, यानी एक बार जहाँ से फसल ले ली, जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं, एक जगह से हमने क्या ले ली, सरसों ले ली, फिर हम दूसरी बार क्या करते हैं, वहाँ पे बाजरा उगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होना चाहिए, वहाँ पे चक्रीय कृषि चलती रहनी चाहिए। ये नहीं कि भाई अब ये थोड़ी अनउपजाऊ लग रही है तो इसको छोड़ दो, दूसरी जगह पे जा करके हम खेती करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वनीकरण अभियान शुरू किया जाना चाहिए। वन लगाने के लिए बच्चों को स्कूलों से ही उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए पेड़ पौधे लगाने के लिए। कागज़ की मात्रा को कम किया जाना चाहिए। जो कागज़ हम यूज करते हैं वो जहाँ पर ज़रूरी हो वहीं पे ही यूज करें, उसको अदरवाइज उसको वेस्टेज के रूप में कागज़ का यूज कम करें। कागज़ को रिसाइकल करें। ठीक है, लकड़ी एंड कागज़ उत्पादों की क्या की जानी चाहिए, रिसाइकलिंग की जानी चाहिए। उनको वेस्ट एक बार यूज करने के बाद फेंकना नहीं चाहिए, उनकी रिसाइकलिंग की जानी चाहिए। तो ये सब तो क्या हो गए, कंट्रोल मेजर्स हो गए, किस तरह से हम पेड़ पौधों को संख्या में बढ़ोतरी कर सकते हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने भी चाहिए। अब फ्रेंड्स, इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट आ जाती है, उस रिपोर्ट से भी जो मैंने की पॉइंट्स हैं उनको नोट किया है, तो आप उनको भी थोड़ा सा सरसरी नज़र से देख लीजिए। ओके, जो ISFR है, इंडियन जो फॉरेस्ट जो सर्वे रिपोर्ट होती है, वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये देख लेना कि जो ISFR रिपोर्ट है जो हमारी, वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जो ISFR रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एज ऑफ 2021 टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज 80.9 मिलियन हेक्टेयर्स विच इज़ 24.62% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया। कि जो ISFR की जो रिपोर्ट थी जो 2021 में आई है, उसके अकॉर्डिंग
जो हमारे वन है वो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, जो हमारा टोटल एरिया है, जो भौतिक क्षेत्र है, उसके ऊपर टोटल कितने वन है? 24.62%। कितने वन है? 24.62%, जो कि हेक्टेयर में पूछे तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर टोटल इंडिया की बात कर रही हूँ मैं। टोटल फॉरेस्ट कवर है जिसके अंदर, ये तो क्या हो गए टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, लेकिन टोटल फॉरेस्ट कवर है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 21.71% बनता है। और ट्री कवर है 2.9%, ये अलग से भी आपको याद रखना है। और टोटल कितना है? 24.62%। एज़ कम्पेयर टू ISFR 2019, अगर उसका 2019 से उसका कंपेयर किया जाए तो क्या बनता है? 0.28% की क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। ओके। टोटल 5 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, कि जहाँ पर जो फॉरेस्ट हैं वो इंक्रीज हुए हैं। सबसे जो टॉप 5 स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं उनको देखो। सबसे 1 टॉप पे है आंध्र प्रदेश, सेकंड तेलंगाना, थर्ड उड़ीसा, 4th कर्नाटका और 5th झारखंड। तो यहाँ पर क्या हुई है? जो फॉरेस्ट है उनके अंदर क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड। अब फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बोला था अब यहाँ पर हमारा टॉपिक ही कंप्लीट होता है डिफोरेस्टेशन वाला, लेकिन इसके अंदर हमारी 2 चीज़ें आई हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। तो हम उनको भी अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है। देखिए अब हरित गृह प्रभाव, जो हरित गृह प्रभाव है, जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वो क्या कहता है? सबसे पहले तो अगर हरित गृह प्रभाव नहीं होता, हरित गृह प्रभाव हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है? फ्रेंड्स बिल्कुल ज़रूरी है। अगर हरित गृह प्रभाव नहीं होता तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता। कितना हो जाता? -18 डिग्री सेंटीग्रेड, जिससे हमारी लाइफ नॉट पॉसिबल, जो जीवन जीना है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। समझ में आया? हरित गृह प्रभाव जरूरी है? हाँ जरूरी है, क्योंकि अगर हरित गृह प्रभाव नहीं होता तो जो अर्थ का जो टेम्परेचर है -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता, और जिससे पृथ्वी पर जीवन जीना आसान नहीं होता। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक डायग्राम है जो मैंने ऐड करने की कोशिश की थी, लेकिन अच्छे से तो नहीं आया है ये। इसके अंदर क्या है कि बाहर क्या लगाई गई है? इसके अंदर जो ग्लास की वॉल है वो लगाई गई है, और इसके अंदर पेड़ पौधे रखे हुए हैं, अच्छे ग्रीन ग्रीन पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं ना। ये क्या कर रहे हैं? इसके अंदर ही क्या कर रहे हैं? इसके अंदर ही फल फूल रहे हैं, जैसे कि टमाटर हो गए या फिर ट्रॉपिकल रीजन वाले जो पेड़ पौधे होते हैं, तो उनको इसी प्रभाव से लगाना क्या होता है? आसान होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से। ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है कि फ्रेंड जो सन है, सन से क्या आती हैं? सनरेज आती हैं। वो सनरेज क्या होती हैं कि कुछ सनरेज तो, एक सेकंड रुकिए, जो कुछ सनरेज होती हैं वो तो वापस यहीं से वापस चली जाती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ सनरेज क्या होती हैं? अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं। लेकिन सम सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर, जो अर्थ और एटमॉस्फेयर है वहीं से क्या हो जाएगी? वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। रिफ्लेक्ट होना समझते हो ना? टकरा करके वापस चली जाती हैं। जबकि कुछ क्या हो जाएंगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है। मोस्ट रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस, और कुछ रेडिएशन क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर, सम इज एब्जॉर्ब, जो अभी मैंने आपको बताया है। इंफ्रारेड रेडिएशन इज एमिटेड बाय अर्थ सरफेस, अब जो अर्थ का सरफेस है उससे भी इंफ्रारेड जो रेडिएशंस है वो क्या होती हैं? एमिट होती हैं, निकलती हैं। ओके, देखो अच्छे से देखो, इसको अच्छे से समझो फ्रेंड्स। ये क्या है? हमारी अर्थ है। ये क्या है? हमारी अर्थ है। अर्थ पे क्या आ रही है? सनलाइट आ रही है। कुछ रेडिएशन तो इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, जो अर्थ का सरफेस है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, जबकि कुछ को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्टेड कर रहा है, परावर्तित कर रहा है। तो ग्रीन हाउस गैसेज होती कौन कौन सी हैं? वाटर वेपर, CO2, मीथेन, ईथेन, ओजोन, नाइट्रस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज हैं। आपसे ऑप्शन दे करके पूछ लेगा कि इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मानव जनित कारकों के कारण अनेक ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि CO2, CFC सबसे ज़्यादा कहाँ से एमिट होती है? जो हम रेफ्रिजरेटर और जो एयर कंडीशनर यूज करते हैं ना, वहाँ से सबसे ज़्यादा CFC निकलती है। पृथ्वी के वायुमंडल में एक तीर्थ होकर एक परत का निर्माण कर लेते हैं, पृथ्वी की ऊष्मा के वायुमंडल से बाहर जाने से रोक देते हैं, जिस कारण पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और तापमान में वृद्धि होने लगती है। अब आप ना इसको एक सिंपल से कंसेप्ट समझो। हमारे पास क्या है? कार है।
ठीक है। तो कार के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, चाहे वैसे गर्मी हो सर्दी हो, कार बाहर का एटमॉस्फेयर अलग होता है, लेकिन अगर वो कार क्या है बंद है तो वो अंदर से क्या हो जाती है, अपने आप से भभकने लगती है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। तो इसी तरह से ग्रीन हाउस जो प्रभाव है वो काम करता है। अब जो सन की जो रेडिएशन थी वो कुछ तो क्या हो गई, एमिट हो गई, और कुछ क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो भी तो रेडिएशन छोड़ रहा है, और वो भी क्या होने लग गई, वहाँ पे एब्जॉर्ब होने लग गई, बाहर नहीं जा रही है। सारी जो रेडिएशन थी वो वहीं पे अर्थ में ही एब्जॉर्ब होकर रहने लग गई। अब जो एनवायरनमेंट था उसके अंदर CO2 थी, CFC थी ना, वो क्या करती हैं, वापस उनको यहीं पे धकेल देती हैं अर्थ के पास ही। तो जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होगा भाई, जब वहाँ से जो हीट रेडिएशन है वो वापस जाएंगे ही नहीं, तो जो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। और जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी, और तापमान में वृद्धि होगी तो क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, समझ में आया। देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट, 1824 में जोसेफ पुरियर ने पहली बार ग्रीन हाउस इफेक्ट के अस्तित्व के बारे में बताया था। 1824 में जोसेफ पुरियर ने सबसे पहले किसके बारे में बताया था, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अस्तित्व के बारे में बताया था। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, मैंने अभी आपको बताया ना ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है, कि फ्रेंड्स जो सन था उससे जो सनरेज आ रही थी वो कुछ हमारी वापस परावर्तित हो रही थी, कुछ हमारा जो अर्थ एटमॉस्फेयर है उनको अवशोषित कर ले रहा था, और कुछ जो अर्थ की जो रेडिएशन थी वो भी अवशोषित हो गई, सारी रेडिएशन वहीं पे रह गई। तो टेम्परेचर अपने आप क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा, और जो टेम्परेचर में जो इंक्रीज होगा यही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रही है। ठीक, उद्योग सब लगाए जा रहे हैं जिससे कि प्रदूषण बढ़ रहा है, और एक कारण क्या होता है, वनों की कटाई की जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग करने में एक वनों की कटाई भी मेन मुद्दा है, क्योंकि हमने देखा कि वनों की कटाई करने से क्या होता है फ्रेंड, प्रदूषण फैलता है, CO2 यहीं पे रह जाती है, CO2 को पेड़ पौधे एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो CO2 तो क्या करेगी, ग्रीन हाउस गैस है वो तो ग्रीन हाउस गैस को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, जो रेडिएशंस है उनको बाहर निकलने ही नहीं देगी। ठीक है, मेरे हिसाब से अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। भारत तीसरे नंबर पर है, जो ग्लोबल वार्मिंग है सबसे ज़्यादा चाइना में है, सेकंड अमेरिका में है, और थर्ड नंबर पर कौन है, हमारी इंडिया है। ओके, ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना है। ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन अभी हमने देखी कि पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को ही क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जो पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो कितना रहना चाहिए फ्रेंड्स, 14 डिग्री सेंटीग्रेड तो रहना चाहिए। ठीक है, अब उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या क्या होंगे, ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या नुकसान होंगे, वो हम एक एक करके समझते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से फ्रेंड्स औसत तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो हमारी एवरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 14 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, तो जो औसत तापमान है उसमें वृद्धि होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो सारा प्रदूषण है, जो सारी रेडिएशंस हैं, वो सारी की सारी जो रेडिएशंस है वो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो उसको बाहर ही नहीं जाने दे रही हैं। वो सारी रेडिएशंस, हीट रेडिएशन सारी अर्थ ही एब्जॉर्ब करता रहेगा उनको, तो क्या होगा, औसत तापमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। फ्रेंड्स, औसत तापमान में वृद्धि होने से क्या होगा कि जो ग्लेशियर हैं वो पिघल जाएंगे, जो ग्लेशियर्स पे आइस है वो क्या हो जाएगी, पिघलने लगेगी। ठीक है, उसके पिघलने से फ्रेंड्स क्या होगा कि वो पानी पिघल करके, जो बर्फ़ है वो पिघल करके कहाँ जाएंगी, समुद्र में जाएंगी, और समुद्र में जाएंगी तो समुद्र का जो लेवल है वो क्या कर देंगी, इंक्रीज कर देगी, बाढ़ आ जाएगी। ओके, और इन सब से क्या होगा, जलवायु में परिवर्तन होगा। जलवायु परिवर्तन होना तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि जो तापमान है वही हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त होता जा रहा है, तो जलवायु क्या होगी, परिवर्तित होगी। जलवायु परिवर्तित होने से क्या होंगी कि जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने लगेंगी, प्रजातियां खोने लगेंगी, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो पेड़ पौधे बेचारे जाएंगे, सॉरी, जो जीव जंतु है वो जाएंगे कहाँ, वो मरने लगेंगे, धीरे धीरे लुप्त होने लगेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग सुनते हैं ना, डायनासोर पहले होते थे अब नहीं होते, तो इसी तरह से और भी कई डायनासोर बन जाएंगे, यानी कई जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने लग जाएंगी। इससे और क्या होगा कि जो रोग हैं वो बढ़ने लगेंगे।
क्योंकि फ्रेंड्स ग्लोबल वार्मिंग होने से ही जो एक कंसेप्ट और यहाँ पे जुड़ जाता है कि जो ओजोन डिप्लेशन है वो होने लगेगी। जो ओजोन की जो लेयर है वो क्या करती है फ्रेंड्स कि जो सन से आने वाली जो सन रेज है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, मेनली जो कौन सी रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, जो पराबैंगनी विकिरणें हैं उसको अवशोषित कर लेती है ओजोन लेयर। लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक छेद हो जाएगा। छेद होने से जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो सीधे कहाँ आएंगी, पृथ्वी पर आएगी। पृथ्वी पर आएगी तो सबसे ज़्यादा क्या बढ़ेंगे, रोग बढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा क्या बढ़ेंगे, रोग बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी जो हम कैंसर जो जैसा जो रोग देखने को मिल रहा है, त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर जिसको बोलते हैं, वो किसके कारण हो रहा है, इसी कारण से हो रहा है। आवास की क्या आएगी, कमी आएगी। रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी ग्लोबल वार्मिंग के कारण। भूखमरी बढ़ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, सूखा पड़ जाएगा कहीं कहीं। तो ये सब किसके इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग के। यहाँ पर मैंने एक कंसेप्ट को ऐड किया है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। जो ओजोन लेयर वाला जो कंसेप्ट है, ओजोन डिप्लेशन वाला, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा ना। ओजोन जो लेयर वाला जो कंसेप्ट है, जो ओजोन लेयर कंसेप्ट है फ्रेंड्स, वो कहाँ पर है, हमारे एटमोस्फेयर में है। ठीक है, तो जब सन की जो सन रेज है उससे अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, तो उससे क्या करता है, हमारी सुरक्षा करता है, उनको रोक लेता है। लेकिन जब अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लग रहा है, तो उससे इसके अंदर क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। और उस छेद से क्या आएंगी, पराबैंगनी विकिरणें। वो छेद है अभी हो चुका है, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, तो पराबैंगनी विकिरणें आने लगेंगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोग फैलेंगे, सारा नुकसान ही होगा। ओके, तो इस यूनिट में फ्रेंड्स इतना ही था, जो सभी टॉपिक हमने क्लियर कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। साथ में आपको क्या लगता है कि और कौन सा टॉपिक आपको ईवीएस के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ कि जो नेशनल पार्क है और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो तो मैं ऐड करने वाली हूँ ही। ठीक है, 1-2 दिन में आपकी वीडियो मिल जाएगी। लेकिन आपका सिलेबस आज जो एज इट इज़ गिवन था वो कंप्लीट हो गया है अकॉर्डिंग टू मी। आप लोगों को क्या लगता है कि और कौन से टॉपिक इंक्लूड किए जाने चाहिए, तो आप लोग मुझे बताइएगा, और पीडीएफ का भी आप लोग मुझे बताइएगा। ओके, और नेक्स्ट जो क्लास है वो किस टॉपिक की चाहिए, ये भी आप लोग ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट हम पहले कवर करें। ट्रैफिक रूल कर लें या फिर सीडीपी की क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँ। तो आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। साथ में जो हरियाणा वेलफेयर स्कीम है वो भी हमें स्टार्ट करनी है। ओके, तो वीडियो को अब ज़्यादा नहीं खींचेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।